उसकी माँ गुनगुना तेल लेकर आई और सोफे पर आकर बैठ गई। वो अपनी माँ के दोनों पैरों के बीच में उसी तरह बैठ गई जैसे बचपन में बैठती थी। उसकी माँ उसके सिर में मालिश करने लगी। पता नहीं क्यों माँ का स्पर्श था या कुछ और, अंकिता की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। उसकी माँ ने पूछा, क्यों रो रही है? जब से अदालत से आई है रोए जा रही है। तो माँ, जब आपको दिख रहा था तो क्यों नहीं आई मेरे पास? मुझे मनाया क्यों नहीं? क्यों चुप नहीं कराया एक बार भी? आपको मेरी हालत पर दया नहीं आई? उसका सारा दर्द गुबार बनकर फट पड़ा। अंकिता की माँ बोली, बेटा वैसे तो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, पर शायद मुझ में कमी थी जो मैं तुझको तो कुछ सिखा नहीं पाई। पर हाँ, आज मैं तुझसे ही सीख रही हूँ। जैसे तूने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद रखी थी, सब कुछ समझते हुए भी सच्चाई से अपना मुंह फेर लिया था, वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। जब तुझे किसी के दर्द का एहसास नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं भी वही कर रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर अंकिता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या बोलती, गलत थोड़ी ना कह रही थी वह। वह तो उसे आईना दिखा रही थी, और जब आईना दिखता है तो सारा सच खुद ब खुद सामने आ ही जाता है। क्यों अंकिता, आज तू क्यों इतना दुखी है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तू जो चाहती थी वह तुझे मिल गया। आज फिर एक बार तेरे अहम की जीत हुई, तो फिर किस बात का दुख? दुखी तो तुझे होना चाहिए जो तुझे सही गलत का फ़र्क नहीं समझा पाई। अंकिता कुछ नहीं बोली और रोती हुई अपने कमरे में आ गई। आखिर किस मुंह से बोलती? कुछ गलत थोड़े ही ना कह रही थी उसकी माँ। तभी उसके सिर पर उसकी माँ ने प्यार से हाथ फेरा। अंकिता ने उठकर देखा तो उसकी माँ की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। अंकिता अपनी माँ के गले से लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो माँ, आप सही कहती थी। आज मेरी ज़िद और अहम ने मुझे यूँ तन्हा और अकेला कर दिया। आज पता नहीं क्यों मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई। मैं जीत कर भी हार गई। इससे तो अच्छा मैं अदालत में हार जाती तो अच्छा रहता। माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे समझाया क्यों नहीं? और अगर मैं नहीं समझ रही थी तो एक चाँटा लगा देती जैसे बचपन में लगाती थी। पर एक बार तो रोकती माँ, और वह अपनी माँ के कंधे पर आँसू बहाती रही। उसकी माँ उसकी पीठ सहलाती रही। वो कुछ नहीं बोली, बस अंकिता को जो बोलना था बोलने दिया। इतने दिन का भरा हुआ गुबार जो निकल रहा था, सच में आज उसे माँ के कंधे पर रोकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिन से माँ का रूखा व्यवहार उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आज थोड़ा हल्का हो गई थी। उसके मन का गुबार शायद थोड़ा निकल गया था। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। उसकी माँ ने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, आज जब तू अदालत से आई थी तो मैं बहुत गुस्से थी तेरे से। बात करने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी अब कभी तुझसे इस बारे में बात ही नहीं करूंगी। हालांकि ऐसा करना मेरे लिए कितना मुश्किल था ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि बच्चे लाख गलती करें पर एक माँ के लिए उनसे मुंह मोड़ लेना उतना आसान नहीं होता। उनकी एक पुकार पर वह कहीं से भी दौड़ी चली आती है, और मेरे साथ में भी वही हुआ। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानती हूँ। काश ये सब तू तलाक से पहले समझ जाती, पर फिर भी आज मैं खुश हूँ। कम से कम तुझे तेरी गलती का एहसास तो हुआ। तुझे महसूस हुआ कि तूने जो किया वह गलत किया। काश यह बात तू पहले समझ जाती। अंकिता रोती हुई बोली, क्या फ़ायदा माँ, अब पछताने से क्या होगा? राजीव तो मेरी ज़िंदगी से अलग हो गया। कैसे जी पाऊंगी मैं उसके बिना? अंकिता की माँ बोली, हाँ बेटा, गलत तो तूने बहुत किया, और तुझे अकल भी तब आई जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। पर बेटा, वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। एक बार राजीव से बात कर, उसको बता कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू उसके बिना नहीं रह सकती। उसको यकीन दिलाएगी तो हो सकता है वह वापस तेरी ज़िंदगी में आ जाए। मेरा मन कहता है वह मान जाएगा, पर कैसे माँ? तुम ही तो कहती हो अगर एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो उसे खोलना कितना मुश्किल होता है, और हमारे रिश्ते में तो गांठ लग चुकी है, वो भी मेरी वजह से। नहीं बेटा, तू शायद अभी भी नहीं समझी। तुम्हारा तो रिश्ता ही एक गांठ से बंधा हुआ है। अंकिता को अपनी माँ की बात समझ नहीं आई। वह बोली, मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। अंकिता की माँ ने उसको अपनी गोदी में लिटाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। इसका तो नाम ही गठबंधन है। जब फेरे होते हैं तो जो गांठ लगती है वो इसलिए कि अब तुम दोनों भी इस गांठ के जैसे बन जाना। पर अफसोस, तुम्हारे रिश्ते में गांठ सिर्फ एक तरफ से ही लगी, और वह थी राजीव की तरफ से। उसने तो मजबूती से गांठ लगाई, पर तुम तुम्हारे रिश्ते को उस गांठ से नहीं बांध पाई। पर अगर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो कोशिश करके देखो। अगर राजीव मान जाए तो अपने रिश्ते को एक ऐसी गांठ में बांध देना कि वह खोले से भी ना खुले। अंकिता एकदम से उठकर बैठ गई। उसको एक आशा की किरण दिख रही थी, पर साथ ही आशंकित भी थी। पर माँ, क्या राजीव मानेगा? और मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? मुझे तो अपने आप से ही शर्म आ रही है। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? प्लीज माँ, एक बार आप उससे बात करके देखो।
नहीं बेटा, मेरा काम तुम्हें समझाना था, अब तुम्हें खुद कदम आगे बढ़ाना होगा। और ध्यान रखना, अपना कदम बढ़ाओ तो अपनी जिद और अहम को पीछे छोड़कर अब अपने बढ़े कदम वापस मत खींचना, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। और जैसे अभी तुम पछता रही हो, ऐसे ही जिंदगी भर पछताती रहोगी। फिर कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, ना तुम्हारी माँ ना कोई और। उस रात अंकिता बिल्कुल अपनी माँ से चिपक कर सोई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में जब उसका कोई खिलौना टूट जाता था या उसकी कोई प्यारी चीज खो जाती थी, और वह रोती रोती कब माँ के पहलू में सुकून की नींद सो जाती थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो माँ उसके पास नहीं थी। उसे मालूम था रोज की तरह नहा धोकर मंदिर गई होंगी। सालों से यही तो दिनचर्या थी उनकी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। राजीव से बात करना सही रहेगा, वह मुझसे बात करने को तैयार होगा। कैसे उससे बात कर पाऊंगी? ये कोई बच्चों की लड़ाई तो है नहीं, जो जब मन में आया कुट्टा हो गए और जब मन हुआ तब अब्बा हो गए। अंकिता को लगा काश यह बच्चों की लड़ाई ही होती, फिर तो बस राजीव से अब्बा करके उसकी जिंदगी में वापस ऐसे आ जाती जैसे कभी गई ही नहीं हो, और इस बार उसकी जिंदगी से कभी ना जाने के लिए आती। इस बीच उसने कई बार मोबाइल हाथ में लिया, कॉन्टेक्ट लिस्ट से राजीव का नंबर स्क्रीन पर लाती, पर जाने क्या सोचकर उसको फोन नहीं कर पा रही थी। आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? उसने तो आज तक किसी भी फैसले के लिए इतना सोचा ही नहीं। जिंदगी का हर फैसला तुरंत लेती आई है। इसी का परिणाम है जो आज पछता रही है। काश अगर वक्त रहते समझ जाती, अपने फैसले पर एक बार सोचती तो आज अकेली नहीं होती। वह अपने विचारों के साथ अकेली थी। तभी उसकी मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया। उठ गई बेटा, ले प्रसाद ले। अंकिता ने माँ के हाथ से प्रसाद लेकर खा लिया। उसकी मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो अंकिता ने उनका हाथ थाम लिया। मम्मी क्या करूं, कैसे बात करूं राजीव से? अंकिता की मां ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, आज जिंदगी में पहली बार तेरी आंखों में अपनी गलती का पछतावा देख रही हूँ। और जो अपनी गलती पर पछताता है उसको तो एक दिन भगवान भी माफ कर देता है। तू राजीव से बात कर, मेरा मन कहता है सब सही हो जाएगा। आज भगवान से तेरे लिए आशीर्वाद मांग कर आई हूँ, कहकर उसकी माँ चली गई। अंकिता ने हिम्मत करके राजीव को मैसेज छोड़ा, राजीव क्या मेरी इतनी हैसियत है जो एक बार मैं तुमसे बात कर सकूं? वह मोबाइल में उसका लास्ट सीन देखने लगी। कल का है, लगता है अभी सोकर नहीं उठा होगा। जब मैसेज देखेगा तो क्या मुझसे बात करेगा, मैसेज का जवाब देगा? इन्हीं विचारों में डूबी अंकिता फ्रेश होने लगी। इस बीच बार बार उसका ध्यान मोबाइल के मैसेज टोन पर जाता, पर कोई मैसेज नहीं आया। जैसे जैसे समय निकल रहा था अंकिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ, इतनी देर तक तो वह कभी नहीं सोता, ठीक तो होगा? क्या पता रात को देर से नींद आई हो। और इसी कश्मकश में अंकिता का पूरा दिन निकल गया, पर राजीव का कोई मैसेज नहीं आया। अंकिता की बेचैनी और निराशा बढ़ती जा रही थी। कभी खुद पर गुस्सा कर रही थी, क्यों मैसेज ही क्यों किया? फिर तुरंत अपने को समझाती, इसी अकड़ में तो आज अपनी यह हालत बना ली। क्या पता किसी काम में व्यस्त हो, दिन यूं ही निकल गए। इस बीच उसके पापा भी आ गए। जब उनको सारी बात पता चली तो उन्होंने अंकिता से कहा, बेटा अब जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना, कहीं ऐसा ना हो फिर तुम्हें पछताना पड़े। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, बस तुम्हें दुखी और उदास नहीं देख सकता। उसने देखा उसके पापा की आंखें भी अपनी बेटी की हालत देखकर नम थी, उदास थी, जो वो उससे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अंकिता को लगा उसके एक गलत फैसले ने कितनों को दुखी कर दिया। जाने क्या सोचकर उसने राजीव के घर पर फोन किया। नौकर ने फोन उठाया। जब राजीव के लिए पूछा तो पता चला वह तो गांव चला गया। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, दिल का दौरा पड़ा था उनको, पर अब वह पहले से बेहतर है। अगले सप्ताह तक शायद साहब आ जाएं। सुनते ही अंकिता का दिल धक से रह गया। ये क्या हो गया? कहीं मेरी वजह से तो राजीव की माँ की हालत नहीं हुई? राजीव के पापा से बात करूं, पर क्या उनसे बात करना सही होगा? और अंकिता ने राजीव के पापा को फोन किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कैसे बात करूंगी उनसे? तभी उधर से राजीव के पापा की आवाज आई। अंकिता झिझकते हुए बोली, हेलो पापा। राजीव के पापा ने जैसे ही अंकिता की आवाज सुनी वो आश्चर्य में पड़ गए। अंकिता फिर हिम्मत करके बोली, पापा माँ कैसी है अब? ठीक है बेटा, पहले से। शायद कल छुट्टी मिल जाएगी। तुम कैसी हो? ठीक हो पापा। पापा राजीव कहाँ है? बहुत डरते डरते उसने पूछा। बेटा राजीव तो उस दिन से माँ की देख रेख में लगा है, ना खाने का होश ना कुछ, बिल्कुल टूट गया है। वो अपनी माँ को ऐसे देखकर, मैं उसको बता दूंगा वो तुमसे बात कर लेगा। अंकिता ने फोन रख दिया। उसके दिल का दर्द कब आंसू बनकर उसके गाल पर लुढ़क आया उसको पता ही नहीं चला। इस समय वो जलबिन मछली के जैसे तड़प रही थी। सच क्या हो गया? उसकी एक नादानी ने कितनों को तोड़ दिया। अकेली देर तक आंसू बहाती रही। उसकी आंखों के आगे राजीव और उसकी माँ का चेहरा आ रहा था। वो भगवान से उनके जल्दी सही होने की दुआ मांग रही थी। अगले दिन फिर राजीव के पापा को फोन किया तो उन्होंने बताया,
बेटा बस अभी अभी घर पर लेकर आए हैं, बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। राजीव एक दो दिन रुककर वापस आ रहा है, कोई ज़रूरी काम आ गया है, ऑफिस से रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। पापा मैं राजीव से बात कर सकती हूँ? बेटा अभी तो वो कुछ दवाइयाँ लेने गया है, उसने तुमसे बात नहीं की? नहीं पापा, मैंने बोला तो था, हो सकता है इन सब में भूल गया हो, कुछ होश नहीं है बेटा। अभी उसे मैं कह दूंगा, उससे वह बात कर लेगा तुमसे। पर राजीव का कोई फ़ोन नहीं आया। अंकिता रोज़ घर पर फ़ोन करती, नौकर से ही पता करती राजीव कब आ रहा है। अब उसकी राजीव के मोबाइल पर बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, वह बहुत शर्मिंदा थी। आज फिर उसने घर पर फ़ोन किया तो पता चला राजीव रात में ही आ गया है। पर सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया, सुबह से बहुत व्यस्त था, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। ऑफिस में एसीबी की कार्यवाही हुई है, किसी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। साहब इस सब में ही व्यस्त हैं। राजीव को आए 4-5 दिन हो गए थे, पर अंकिता का उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। उस रात भी अंकिता करवटें बदले जा रही थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब ही हो चुकी थी। जाने क्या सोचकर उसने राजीव के मोबाइल पर फ़ोन किया। इतनी रात को फ़ोन करने में झिझक भी रही थी। राजीव ने एक रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। राजीव की आवाज़ सुनते ही अंकिता की बोलती बंद हो गई। उसके मुंह से चाहकर भी कुछ नहीं निकला। हेलो कौन? राजीव कहाँ से पहचानता किसका फ़ोन था? क्योंकि अंकिता ने दूसरे नंबर से फ़ोन किया था। राजीव ने कुछ देर तो हेलो किया, फिर फ़ोन रख दिया। आज राजीव की आवाज़ सुनकर जितना खुश थी उतना ही बेचैन थी। उसको समझ नहीं आ रहा था राजीव से कैसे मिले, कहाँ से बात शुरू करे। आखिर मन ही मन कुछ फैसला करके वह सो गई। अगले दिन वह तैयार होकर सीधे राजीव के ऑफिस पहुंच गई। सेक्रेटरी से मालूम चला राजीव की आज कोई ज़रूरी मीटिंग है जो 4 से 5 घंटे चलेगी। राजीव ने डिस्टर्ब करने को बिल्कुल मना किया है। अंकिता बाहर बैठकर राजीव का इंतजार करती रही। बार बार उसकी नज़र घड़ी पर जाती, कभी राजीव के केबिन के दरवाजे को देखती कब खुलेगा, कभी बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगती, फिर वापस आकर सोफे पर बैठ जाती। थोड़ी देर बाद राजीव के सेक्रेटरी के पास राजीव का फ़ोन आया तो उसने राजीव को बताया, सर कोई मैम आपका इंतज़ार कर रही हैं बहुत देर से। मैंने मीटिंग का बताया अभी, पर वो यहीं बैठी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत परेशान है। राजीव की मीटिंग अभी घंटे भर और चलने वाली थी। राजीव के दिमाग में चल रहा था कौन हो सकता है, पर फिर वह मीटिंग में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर बैठी अंकिता को सेक्रेटरी ने बताया, बस मीटिंग खत्म ही हुई है, सर कभी भी आ सकते हैं। अंकिता के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कैसे सामना करेगी राजीव का? जितनी बेचैनी और डर था उससे ज्यादा राजीव को देखने की लालसा थी। तभी राजीव के ऑफिस का दरवाजा खुला। राजीव के साथ 2-3 लोग और थे। राजीव उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अंकिता उसको देखती रह गई। हमेशा से काम में इतना मशगूल हो जाता है, चारों ओर का कुछ होश नहीं रहता। एकदम से राजीव की नज़र अंकिता पर गई। उसको देखते ही राजीव की आंखों में चमक, खुशी, विस्मय सब एक साथ आ गए। वह वहीं खड़ा अंकिता को देखता रहा। तभी सेक्रेटरी ने कहा, सर ये मैम आपका पिछले 4-5 घंटों से इंतज़ार कर रही है। राजीव को यकीन नहीं हुआ। उसने अंकिता के पास आकर पूछा, इतनी देर से बैठी हो, कोई ज़रूरी काम था? चाय कॉफ़ी कुछ लिया? एक साथ कई सवाल कर दिए राजीव ने। उसको दुख भी हो रहा था। अंकिता को उसका इतना इंतज़ार करना पड़ा। इधर अंकिता के मुंह से कुछ नहीं निकला। बस आंख के कोरों पर पानी आ गया, जिसको उसने चश्मे से छुपा लिया। वो नहीं चाहती थी ऑफिस में उसको कोई ऐसे देखे। राजीव अगर व्यस्त नहीं हो तो कहीं बाहर चलकर बात कर सकते हैं। अंकिता ने धीरे से पूछा, बस 1 मिनट में आया। और राजीव ने सेक्रेटरी को कुछ समझाया और अंकिता के पास आकर चलने को बोला। राजीव तेज कदम बढ़ता हुआ आगे निकल गया। अंकिता उसके पीछे पीछे होली। लिफ्ट में दोनों बिल्कुल चुप थे। इतना सन्नाटा कि शायद दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कन भी आसानी से सुन लें। अंकिता का मन हो रहा था राजीव के गले से लग जाए। इतना पास होकर भी कितना दूर हो गया। और इसमें केवल अंकिता खुद ही दोषी थी। इधर राजीव कभी अपने मोबाइल में देखने का बहाना करता, कभी अपने नाखूनों को दांतों से चबाने लगता। जब भी बहुत बेचैन होता है तब ऐसे ही नाखून खाता है। कितना गुस्सा करती थी अंकिता, ऐसे नाखून मत खाया करो। मन तो किया अभी भी मना करे, पर किस हक से? ये हक तो कब का खो चुकी थी। इधर राजीव को भी समझ नहीं आ रहा था क्या काम हो सकता है अंकिता को। दोनों के दिमाग में इस समय उथल पुथल मची हुई थी। अंकिता की नासमझी ने आज उन्हें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। लिफ्ट से निकलकर दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। अंकिता की गाड़ी वहीं खड़ी थी। वो राजीव के साथ उसकी गाड़ी में ही बैठ गई। इतना सन्नाटा दोनों के बीच बहुत बेचैन कर रहा था। वैसे भी अजनबियों के बीच सन्नाटा चुभता नहीं, पर परिचितों के बीच सन्नाटा सालता है, कचोटता है। बाहर दिखने वाला वो सन्नाटा अंदर कितना शोर मचाता है, ये तो महसूस करने वाला ही जानता है। इस समय राजीव और अंकिता दोनों को ऐसा ही महसूस हो रहा था।
आखिर जब राजीव से ये सन्नाटा सहन नहीं हुआ तो उसने गाड़ी में एफएम चालू कर दिया। गाना बजने लगा। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। अंकिता मन ही मन सोच रही थी, ये क्या इस समय यही गाना आना था। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त भी मुझ पर हंस रहा हो, मुझ पर आरोप लगा रहा हो। इधर राजीव को भी लगा कि अंकिता गाना सुनकर असहज हो गई। उसने तुरंत गाना बदल दिया। गाड़ी सड़क पर सड़पड़ दौड़ रही थी। अंकिता की नजरें भले गाड़ी से बाहर देख रही थी, पर उसको महसूस हो रहा था जैसे राजीव की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हैं। शायद वो उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों कोशिश करते कुछ बोले, कहीं से बात की शुरुआत करें, पर शुरुआत का वह सिरा शायद दोनों के हाथ से कब का छूट गया था। आखिर राजीव ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी के ब्रेक लगाए तो अंकिता बोली, राजीव, क्या हम ऐसी जगह चल सकते हैं जहाँ बहुत भीड़ ना हो, शोर शराबा ना हो, कोई व्यवधान ना हो। राजीव ने बाहर नजर दौड़ाई तो रेस्टोरेंट के आगे काफी गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ तो उन्हें वाकई अकेलापन नहीं मिल सकता था। उसने गाड़ी वापस स्टार्ट की और दूसरे रेस्टोरेंट में गई। यहाँ भी भीड़ तो थी, पर यहाँ प्राइवेट केबिन्स बने हुए थे जहाँ प्राइवेसी मिल सकती थी। राजीव और अंकिता रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। जो राजीव हमेशा उसके कदम से कदम मिलाता हुआ चलता था, आज उसके साथ भी नहीं चल रहा था। अंकिता को राजीव का यूं आगे चलना अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करती। आखिर इन सब की वजह वो खुद है। अंदर पहुंचकर राजीव ने मैनेजर से कुछ कहा तो उनको वेटर एक केबिन की तरफ ले गया। काफ़ी अच्छा केबिन बना रखा था। मीटिंग और प्राइवेसी के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त बना हुआ था। दो सोफे और कुर्सियां थी। वो दोनों सोफे पर ना बैठकर आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। वेटर ने राजीव से कहा, सर आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। आपकी टेबल के साइड में एक बेल है, कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। वेटर के जाने के बाद राजीव ने अंकिता से पूछा, सूप चलेगा? अंकिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। कौन सा सूप? अंकिता ने फिर राजीव को देखा जैसे पूछ रही हो, अब ये भी बताना पड़ेगा। राजीव शायद उसके मन की बात समझ गया। वो ठंडी आह भरते हुए बोला, यहाँ तो पल पल में फैसले बदल जाते हैं, पसंद क्यों नहीं बदल सकती। हो सकता है अब तुम्हें कोई और सूप। कहते कहते राजीव चुप हो गया। राजीव का ऐसा बर्ताव अंकिता को अंदर तक कचोट गया। पर क्या गलत कह रहा था? सही तो था। अंकिता ने मुश्किल से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए स्वीट कॉर्न सूप बोला। राजीव ने दो सूप और स्टार्टर ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर आने में समय था। अंकिता उंगली में अपनी चुन्नी लपेटकर उसे घुमा रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कितने अजनबी बन गए थे दोनों। तभी राजीव बोला, तुम यहाँ चश्मा हटा सकती हो। अंकिता ने आंखों से चश्मा हटा दिया। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए। अंकिता ने सक पकाकर अपनी आंखें हटा ली, पर राजीव से उसकी आंखों की नमी छिपी नहीं थी। राजीव, माँ अब कैसी हैं? अंकिता ने झिझकते हुए पूछा। राजीव बोला, ठीक है, अभी समय लगेगा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पर अचानक से ये सब कैसे हो गया? राजीव बोला, पता नहीं कौन सा गम लेकर बैठ गई, अंदर ही अंदर घुट रही हैं। क्या बोलती अंकिता, जबकि उसको मालूम था कौन सा गम उन्हें खाए जा रहा है। इधर राजीव दीवार की तरफ एकटक देख रहा था, जैसे माँ का दर्द इस समय वह महसूस कर रहा हो। शायद उसकी आंखें भी नम थी, जिसे उसने बड़ी सफाई से छिपा लिया। इधर अंकिता मन ही मन सोच रही थी, कितना दुख दिया मैंने ऐसे इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। घिन आती है मुझे खुद पर। तभी वेटर उनका ऑर्डर ले आया। दोनों चुपचाप सूप पीने लगे। एकदम से अंकिता को सूप पीते पीते खांसी आ गई। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। पता नहीं वो पानी खांसी से आया था या कुछ और। राजीव ने उसको पानी का गिलास पकड़ाया, पर जब उसकी खांसी नहीं रुकी तो वो उसकी कुर्सी पर आकर उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर में जब खांसी रुकी तो राजीव अपनी जगह जाकर बैठ गया। अंकिता टिश्यू से अपनी आंखें पोंछने लगी। इस खांसी के बहाने जाने कौन सा पानी बाहर निकल रहा था, पर राजीव का स्पर्श उसको बहुत सुखद लगा। राजीव को अपने सामने देखकर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। ठीक तो हो तुम? राजीव ने पूछा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। अंकिता ने सूप का बाउल एक तरफ करते हुए बोला, राजीव, वैसे तो मैंने ये अधिकार कब का खो दिया और ना मैं इस लायक हूँ, पर क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? अंकिता की आवाज़ रुंधी हुई थी। वो बहुत मुश्किल से बोल पाई। राजीव कुछ नहीं बोला, चुपचाप सूप पीता रहा। अंकिता ने आगे बोलना जारी रखा, राजीव, मैं जानती हूँ माँ को भी दिल का दौरा मेरी वजह से पड़ा है। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने पता नहीं कितनों का दिल दुखाया है। अंकिता बोलती जा रही थी, पर राजीव चुप रहा। अंकिता को राजीव की चुप्पी से और घुटन हो रही थी। वो चाहती थी राजीव उस पर गुस्सा करे, चिल्लाए, पर ऐसे चुप रहकर उसे और गुनहगार ना बनाए। उसको लग रहा था कि राजीव भी कहीं ना कहीं इन सब के लिए मुझे ही दोषी मान रहा है। और गलत भी क्या है? आखिर जब अंकिता से रहा नहीं गया तो अंकिता बोली,
राजीव, कुछ बोलोगे नहीं? राजीव ने सूप खत्म करते हुए टिश्यू से मुंह साफ किया, फिर पानी का एक घूंट गले में उतारते हुए बोला, अंकिता, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? शायद भगवान को यही मंजूर था। हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। हमारे रास्ते अलग हो गए, चीज़ें बदल गई, हालात बदल गए, जिन पर शायद अब हमारा बस नहीं। राजीव की आवाज़ बहुत गंभीर थी, जैसे बहुत सोच समझ कर बोल रहा हो। राजीव का ये बोलना अंकिता को और आत्मग्लानि का अनुभव करा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजीव, मैं जानती हूँ कि इन सब में दोष सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरी वजह से आज हम ऐसे हालात में हैं। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर और अंकिता चुप हो गई। राजीव ने अंकिता की ओर देखा। बोलो अंकिता, क्या कहना चाहती हो? रुक क्यों गई? राजीव, क्या हमारे बदले रास्ते वापस से एक हो सकते हैं? क्या हम फिर से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं? हालांकि मुझे पता है मैं इस लायक नहीं, पर क्या हम हमारे रिश्ते को एक और मौका? कहते कहते अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने ऊपर काबू किया। जब वो चुप हो गई तो राजीव बोला, काश अंकिता, यह इतना आसान होता, पर एक बात बोलूं, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं जो जब मन आया कर ली और जब मन आया तोड़ दी। कम से कम मेरे लिए तो नहीं। राजीव का ऐसा बोलना अंकिता को अंदर तक भेद गया। सही तो कह रहा था वो। उसके लिए तो ये एक खेल ही तो था। जब मन आया खेल लिया और मन भरने पर खेल खत्म। अंकिता को ऐसा लगा जैसे वो किसी आरोपी की तरह कटघरे में खड़ी है और अब उसको कोई सफाई नहीं देनी। उसने बिना बहस के अपने को गुनहगार मान लिया था। राजीव आगे बोला, मेरा शादी पर बहुत अटूट विश्वास था जो एक बार टूट चुका। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। मैं वापस वह सब सहन नहीं कर पाऊंगा। और मैं तो फिर भी सहन कर लूं, पर मेरे मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता वह अब इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे। और मैं अब उनको और दुखी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से हम खुद को संभाल रहे हैं। माफ़ करना अंकिता, पर अब यह मुमकिन नहीं। राजीव, जो अंकिता की हर बात बिना तकरार के एक बार में मान लेता था, उसकी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज कितना बदल गया था। पर गलत क्या कह रहा है? आखिर मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, उसका यकीन तोड़ा है, जो जोड़ना अब इतना आसान नहीं है। आखिर कैसे यकीन करेगा वो मुझ पर? मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब तो मुझे खुद भी अपने ऊपर यकीन करना मुश्किल है। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। फिर अंकिता बोली, राजीव, मैं जानती हूँ मैं इस लायक नहीं, पर एक बात बोलूँ, चाहे मुझसे रिश्ता मत रखना, मेरे साथ दुनिया मत बसाना, मैं तुमको मजबूर नहीं करूँगी, पर प्लीज़ राजीव, मुझे माफ़ कर दो। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। इस बोझ के साथ जीना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ राजीव, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। और अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। राजीव ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया, पर पहले की तरह ना उसको डांटा जब वो ऐसे ही रोती और हिचकी बन जाती, ना उसको अपने सीने से लगाया। कैसी स्थिति थी? राजीव के होते हुए भी खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? राजीव के इतना पास होते हुए भी कितना दूर हो गई, अजनबी बन गई। थोड़ी देर में अंकिता ने अपने आप को काबू किया। जब वो थोड़ी सामान्य हुई तो राजीव बोला, कुछ खाने को मंगवाऊं? नहीं, भूख नहीं। अंकिता बोली, तो फिर चलें, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। राजीव का ऐसा बर्ताव अंकिता के लिए असहनीय था, पर क्या करती? उसने जो किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। अंकिता को लगा समय यही रुक जाए और वो राजीव के साथ यूं ही बैठी रहे। पर आखिर कब तक बैठती? किस हक से बैठती? आखिर वह चलने को खड़ी हो गई। राजीव ने वेटर को बुलाकर बिल दिया और दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। दोनों बिल्कुल चुप थे। अंकिता को लग रहा था काश ये रास्ता कभी खत्म ना हो और वो यूं ही राजीव के साथ चलती रहे। एफएम पर गाना बजने लगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। राजीव ने फटाफट से गाना बदल दिया। पहले की बात होती तो अंकिता यह गाना कभी नहीं बदलने देती, पर अब आज क्या पूरी दुनिया उनके रिश्ते का मजाक बना रही है? अंकिता सोचने लगी। ऑफिस के बाहर आकर राजीव ने गाड़ी रोक दी। अंकिता जब राजीव की गाड़ी से निकल रही थी, उसको ऐसे लग रहा था जैसे हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल रही हो। काश, काश एक बार राजीव उसको रोक ले, उसको माफ कर दे, फिर कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। पर राजीव, ना ही उसने अंकिता को रोका। और माफ तो तब करता ना जब उसकी कोई गलती बताता, उस पर गुस्सा करता। वो तो कुछ बोला ही नहीं और उसकी यही चुप्पी अंकिता को परेशान कर रही थी। अंकिता राजीव को बाय करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो राजीव की बाय का इंतजार करे या उससे आंखें मिला सके। बहुत टूट चुकी थी वो। अंकिता भागती हुई अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वापस अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और इधर राजीव तेज कदम बढ़ता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही राजीव अपने ऑफिस पहुंचा, उसने बाहर अपने सेक्रेटरी को कुछ निर्देश दिए और जो भी ज़रूरी फ़ोन कॉल्स आए थे वह देखने के बाद उसने सबको बोल दिया
कि जब तक मैं ना बोलूँ मुझे कोई परेशान ना करे, और उसने अपने केबिन का डोर अंदर से ब्लॉक कर लिया। अपना कोट उतारकर उसने चेयर पर लटका दिया, खुद साइड में रखे सोफे पर धम से बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक वो इसी तरह आंसू बहाता रहा। बार बार उसकी आंखों के आगे अपनी अंकिता का चेहरा आ रहा था। कितना रोई वो, कितना दुखी थी, पर उसने क्या किया, उसको और दुखी किया क्यों? आखिर कैसे वो इतना पत्थर दिल हो सकता है? वो अपनी अंकिता की आंखों में एक आंसू नहीं आने देता था। आज उसको रोता छोड़ा है। कुछ देर बाद जब वह शांत हुआ तो उसने अपना मोबाइल उठाया और अंकिता की माँ को फ़ोन लगाया। उधर से जैसे ही अंकिता की माँ ने फ़ोन उठाया तो राजीव बोला, क्यों माँ, आखिर क्यों करने को कहा आपने ऐसा? कितना दिल दुखाया है मैंने मेरी अंकिता का। मेरे सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, और मैंने मैंने क्या किया? उससे रूखा व्यवहार करके उसके ज़ख्मों पर और नमक छिड़क दिया। अरे पहले क्या कम दुखी है वो, जो मैंने उसका और दिल दुखाया? मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कितनी आशा से आई थी मैं मेरे पास। मैंने देखा था उसकी आँखों का पश्चाताप, उसका अकेलापन, उसका दुःख, जो देखकर भी अनदेखा कर दिया। मन तो हो रहा था कि सब कुछ भूलकर उसको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँ। सच बहुत रुलाया मैंने उसको, और राजीव फ़ोन पर ही फूट-फूट कर रोने लगा। उधर से अंकिता की माँ बोली, "सँभालो बेटा, पहले अपने आप को सँभालो, पानी पियो और चुप होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सोच रहे होंगे आखिर मैं कैसी माँ हूँ जो खुद अपनी बेटी को दुखी कर रही हूँ, उसको सज़ा दे रही हूँ। पर बेटा मैं नहीं चाहती कि इस बार जब वो तुम्हारे पास आए तो वापस वही सब दोहराए जो वो पहले कर चुकी है। उसको रिश्तों की कदर करनी होगी, रिश्तों की कीमत समझनी होगी। जब मन आया रिश्ता निभा लिया, और जब मन आया छोड़ दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। माना मैं उसकी माँ हूँ, पर तुम भी मेरे बेटे से कम नहीं हो, और मैं तुम जैसे इंसान को दोबारा टूटते नहीं देख सकती। तुम जैसे इंसान की कीमत उसको समझनी होगी। जब मैंने तुमको फ़ोन पर बताया कि अंकिता तुमसे मिलना चाहती है, माफ़ी माँगना चाहती है, वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती है, तो तुम कितना खुश थे? सच बताऊँ तो माँ होने के नाते मैं भी बहुत खुश थी। मुझे भी लगा कि मेरी बेटी का संसार वापस बच जाएगा। पर पता नहीं क्यों मेरा ज़मीर मुझको अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मुझे लगा मैं वापस वही गलती दोहरा रही हूँ जो पहले की थी। अंकिता को वो सब सीख नहीं दे रही जो उसे देनी चाहिए थी। रिश्तों की कदर, उनको सँभालना, अगर वापस उसको सब आसानी से मिल गया, तो हो सकता है फिर वह उनकी कीमत ना समझे, और ना ही इसके पापा समझ पाएँगे। इसके पापा और इसको समझना होगा कि रिश्तों को प्यार से सँभालना होता है, अपनी ही नहीं दूसरे इंसान की भावना भी समझनी होती है। इसलिए बेटा मैंने मेरे दिल पर पत्थर रखकर तुमसे ऐसा करने को कहा। हालाँकि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा, पर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कभी-कभी माँ-बाप को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने देखा है उसकी आंखों का पश्चाताप, अपनी गलती का एहसास। पर अब मैं उसके रिश्तों की नींव मजबूत बनाना चाहती हूँ, और उस मजबूत नींव के लिए ही मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था। इसके पापा और इसको अपनी गलती का एहसास कराना ज़रूरी है। तभी अंकिता की माँ धीरे से बोली, बेटा लगता है अंकिता घर पर आ गई, मैं फ़ोन रखती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, अंकिता को मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। पर पहले वाली अंकिता नहीं, एक समझदार अंकिता जो रिश्तों की कदर करना सीखे, ज़िंदगी को सिर्फ अपनी शर्तों पर ना जिए, दूसरे की भावना भी समझे। यह मेरा तुमसे वादा है। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। इधर फ़ोन रखकर जैसे ही अंकिता की माँ उसके पास जाने लगी, उसने सुना अंकिता बहुत रो रही थी। उसके पापा उससे पूछ रहे थे, बात क्या है बेटा, क्यों तू इतना रो रही है? पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। अंकिता की माँ उसके पास आई और उसको पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, तू तो राजीव से मिलने गई थी ना? माँ सब कुछ खत्म हो गया, राजीव ने मुझे माफ नहीं किया। अंकिता रोती हुई बोली, ओ अब समझ आया, तभी तो तू इतना रो रही है। उस राजीव ने एक बार फिर मेरी बेटी का दिल दुखाया। पता नहीं जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आया है, तब से मेरी बेटी खुश नहीं रह पाई। मैं आज बात ही करता हूँ उससे, आखिर चाहता क्या है वो? अंकिता के पापा गुस्से से आग बबूला थे। नहीं पापा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, अंकिता जोर से चिल्लाई। राजीव की इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है जो उसकी और उसके प्यार की कदर नहीं कर पाई। आज अगर मैं सही फैसला लेती, उसकी भावनाएं समझती, तो शायद इन आंखों में आंसू नहीं, उसके प्यार की चमक होती। ये सब मेरी ही करनी का फल है, मुझको मेरे पापों की सजा मिल रही है। कहती कहती अंकिता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से अपने मुंह को छिपा लिया। उसके पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने अंकिता को जमीन से उठाया और उसको अपने साथ सोफे पर बैठाया। मत रो मेरी बेटी, बस रो ली जितना रोना था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को अपनी गलती का पूरा एहसास है। और उसकी माँ ने उसके पापा को देखकर कहा, मुझे दुख तो इस बात का है कि आपकी बेटी को अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप है,
पर आप अभी भी अपने अहम पर अड़े हो, अभी भी आपको अंकिता की गलती नहीं दिख रही। अरे जिस राजीव को आप दोषी ठहरा रहे हो, अपनी बेटी के दुख की वजह उसको बता रहे हो, कभी सोचा उस बेचारे ने कितना सहा, कितना अकेला हो गया। आज अंकिता की वजह से उसकी माँ की क्या हालत है। अंकिता ने उससे पूछे बिना इन दोनों के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इतना होने पर भी वह तो तलाक नहीं चाहता था, तलाक तो अंकिता ही चाहती थी। और एक बार फिर इसकी खुशी के लिए, इसको कोई परेशानी ना हो, खुशी खुशी समझौते से तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। दिल पर पत्थर रख लिया उसने तो। कभी उसके लिए सोचा उस पर क्या बीत रही होगी, वह किस मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा। और भी पता नहीं कितना गुबार अंकिता की माँ ने आज निकाल दिया। अंकिता और उसके पापा किसी गुनाहगार की तरह सब सुनते रहे। उसके पापा धम से सिर पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गए। उनका दिमाग फटने को हो रहा था। सच, अपनी बेटी के प्यार में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका क्या नतीजा होगा। बस जो अंकिता ने किया उसका आंख बंद करके साथ दिया। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी गलत भी हो सकती है। माँ बाप का फर्ज बच्चों को सही रास्ता दिखाना होता है। पर उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो अपनी बेटी को रास्ते से ही भटका दिया। उसके पापा अंकिता के पास आकर बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दे, तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूँ। अगर मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता, तुम्हें ज़रूरत पर सही गलत का फ़र्क समझाता, तो शायद आज ये सब नहीं होता। नहीं पापा, आप क्यों अपने आप को दोषी ठहराते हो। अरे मैं कोई बच्ची थोड़ा ही ना हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती। शादी की थी मैंने राजीव से, 7 फेरे लिए थे, कितनी कस्में खाई थी, वादे लिए थे, पर क्या क्या किया मैंने। हमेशा अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए, उसको भी अपने हिसाब से चलाना चाहा। क्यों नहीं समझा, शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है। और मैं तो एक जन्म भी सही से नहीं निभा पाई। शादी के बाद एक के नहीं, दोनों के फैसले मायने रखते हैं। एक दूसरे की भावना की कदर करनी पड़ती है। क्यों मैंने ज़िंदगी हमेशा अपनी बातों पर जीनी चाहिए, क्यों कभी राजीव की भावना की कदर ही नहीं की। उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे हर फैसले को सिर आंखों पर रखा। नहीं पापा, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं उसके लायक ही नहीं। भगवान आज मुझे मेरे पापों की सजा दे रहे हैं। मैं इसी लायक हूँ। और वह अपने पापा के गले लगकर रोती रही। इस समय उन तीनों की आंखों में आंसू थे। पर अंकिता की माँ खुश थी कि आज इन बाप बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भी अंकिता और उसके पापा के गले लग गई और तीनों ना जाने कितनी देर तक आंसू बहाते रहे। काफ़ी देर बाद उसके पापा बोले, बेटा मुझे नहीं पता राजीव मुझे माफ़ करेगा या नहीं, पर मैं उसके पास माफ़ी मांगने जाऊंगा। नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आज तुम दोनों की हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। नहीं पापा, कोई फ़ायदा नहीं, राजीव नहीं मानेगा। नहीं बेटा, इतना तो मैं जानता हूँ कि वह इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। वह ज़रूर मुझको माफ़ कर देगा। तू चिंता मत कर, मैं जाऊँगा उसके पास। गलती की है तो माफ़ी भी माँगूँगा। तभी दरवाज़े पर घंटी बजी। अंकिता अपने कमरे में चली गई। वह कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। बहुत टूट चुकी थी। अंकिता के पापा सोफ़े पर बैठे थे। तभी अंकिता की माँ के साथ राजीव ने अंदर प्रवेश किया। अंकिता के पापा राजीव को अचानक से अपने सामने देखकर कुछ समझ ही नहीं पाए। राजीव बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैंने ही राजीव को यहाँ बुलाया है, अंकिता की माँ बोली। राजीव ने आगे बढ़कर अंकिता के पापा के पैर छुए तो वो एकदम से पीछे हट गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ राजीव के आगे जोड़ लिए और कहा, नहीं राजीव बेटा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे पैर छुओ। अरे पैर तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। मैं तुम्हारा और अंकिता दोनों का गुनहगार हूँ। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं है, मैं इस लायक नहीं, पर बेटा प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और उसके पापा ने राजीव के आगे हाथ जोड़ लिए। राजीव ने आगे बढ़कर उसके पापा के हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हैं पापा? अरे आप हमसे बड़े हैं, मेरे आगे हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटा अंकिता सही कहती थी, तुम जैसे इंसान का दिल दुखाकर हमने जो किया, भगवान हमें उसी की सज़ा दे रहे हैं। पर बेटा मुझको नहीं तो मेरी बेटी को तो माफ़ कर दो। वह तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। कहते कहते उसके पापा फपक कर रो पड़े। पापा मैं तो अंकिता से कभी नाराज़ ही नहीं था। मुझे मालूम है वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा बचपना और नादानी है। पर आज मैंने उसकी आंखों में देखा, जिसमें नादानी नहीं बहुत गंभीरता थी। समय के साथ बहुत परिपक्व हो गई। तभी अंकिता की मम्मी ट्रे में चाय नाश्ता ले आई। लो बेटा पहले कुछ खाओ। अंकिता की माँ राजीव के पास कुर्सी लेकर बैठ गई। उसको चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, बेटा तुम कह रहे थे ना मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों मैंने तुमसे अंकिता से ऐसा बर्ताव करने को कहा। बेटा वो इसलिए कि मैं तुमको तुम्हारा खोया आत्मसम्मान वापस लौटाना चाहती थी। तुम जिस सम्मान के हकदार हो वह दिलाना चाहती थी, और आज मुझे लग रहा है तुमको तुम्हारा खोया हुआ सम्मान मिल गया। राजीव की आंखें नम थी। वो रुंधी आवाज में बोला, मम्मी एक बात बोलूं, आपको पाकर तो मुझे 2 माँ मिल गई। भले आप अंकिता की माँ हैं, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और राजीव ने अंकिता की माँ के पैर छुए।
उसके पापा उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। क्या है ये सब? क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बताओगे? अंकिता की माँ ने उन्हें सब बताया। अंकिता का राजीव के पास जाना, माफ़ी मांगना, मेरे ही कहने पर राजीव का अंकिता के साथ ऐसा बर्ताव करना ताकि आप और अंकिता दोनों की आंखों पर जो मेकअप पर्दा पड़ा है वो हट सके। अंकिता के पापा बहुत शर्मिंदा थे। वो अंकिता की माँ से बोले, बिल्कुल सही किया तुमने। आज तुमने शायद मेरी और अंकिता दोनों की आंखें खोल दी। आज मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। इधर राजीव की नज़रें चारों ओर अंकिता को ढूंढ रही थी। उसको अपने सामने ना पाकर वह बहुत बेचैन हो रहा था। अंकिता की माँ उसकी बेचैनी भांप गई। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? नहीं माँ, बस यूं ही। राजीव एकदम से सकपका गया। बेटा मैं जानती हूँ तुम किसे ढूंढ रहे हो। अंकिता अपने कमरे में है, बहुत उदास है जब से तुमसे मिलकर आई है। कुछ देर अकेला रहना चाहती थी, पर मुझे लगता है अब बस उसका अकेलापन खत्म हुआ। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसे। अंकिता की मम्मी उसके कमरे की तरफ बढ़ी। राजीव की नजर अंकिता के कमरे के दरवाजे पर अटक गई। एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। जिन आंखों में उसने कुछ देर पहले आंसू दिए, अब उन आंखों में आंसू की जगह खुशियां भरना चाहता था। अपनी अंकिता को इन आंखों में भर लेना चाहता था। बस अब बिना एक पल की देरी किए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। वह भी इस अकेलेपन और तन्हाई से थक चुका था। उसकी आंखें अंकिता को देखने को बेताब हो रही थी। अंकिता, दरवाज़ा खोल बेटा। उसकी माँ ने उसका दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। खोल बेटा, अंकिता की माँ ने दोबारा आवाज़ लगाई। माँ प्लीज़, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। आप जाओ। अरे देखो तो बेटा, तुझसे मिलने कौन आया है? माँ मुझे किसी से नहीं मिलना, आप जाओ। आवाज़ से ही लग रहा था कि वो बहुत रो रही है। बेटा किसी से भी नहीं मिलना? हाँ माँ, कहा तो किसी से भी नहीं मिलना। राजीव से भी नहीं? अंकिता की माँ बोली। कहा ना माँ, नहीं। पर जैसे ही राजीव का नाम सुना, उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राजीव? वो यहाँ? वो क्यों आएगा यहाँ मुझसे मिलने? प्लीज़ माँ, उसका नाम लेकर और दुखी मत करो मुझे। बेटा देख तो, सच में राजीव तेरा इंतजार कर रहा है। अंकिता ने एकदम से दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, फिर भी सामने उसको सोफे पर राजीव बैठा दिख गया। हालांकि अपनी आंसू से भरी आंखों से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर अपने राजीव को तो वह दूर से ही पहचान जाए। उसके पैर वहीं जम से गए। राजीव ये यहाँ कैसे? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने उसकी मनोस्थिति छिप नहीं पाई। वो बोली, बेटा तुम सोच रही होंगी ना, राजीव यहाँ कैसे? अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों मिले थे। अंकिता ने अपनी माँ को अचरज भरी नज़रों से देखा। उसके बाद अंकिता की माँ ने अंकिता को वो सब बताया जो उनके कहने पर राजीव ने उसके साथ किया था। अंकिता को बहुत ताज्जुब हुआ। कुछ देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। अंकिता कुछ समझती उससे पहले उसकी माँ बोली, बेटा तुम दोनों बैठकर बातें करो, तब तक पापा और मैं मंदिर जाकर आते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, चलो हम मंदिर चलें। अंकिता की माँ ने अंकिता के पापा से आंखों में कुछ इशारा किया और दोनों बाहर चले गए। बेटा दरवाज़ा लॉक कर लेना। अंकिता को यकीन नहीं हो रहा था राजीव उसके सामने बैठा। उसके मम्मी पापा मंदिर चले गए। अंकिता ने दरवाजे की कुंडी लगाई। उसका मुंह दरवाजे की तरफ ही था। उसको समझ नहीं आ रहा था राजीव से क्या बात करे, कैसे उसका सामना करे। अभी कुछ देर पहले ही तो उससे मिलकर आई थी। उसके दिमाग में यही सब उथल पुथल चल रही थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? अभी भी मुझसे गुस्सा हो? राजीव बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। अपने इतना पास राजीव को महसूस कर उसका अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं रहा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। और अंकिता डाइनिंग चेयर की ओर बढ़ गई। राजीव ने अंकिता का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे नहीं पीना पानी, तुम आओ इधर बैठो। और राजीव ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया। राजीव का उसका हाथ पकड़ना, उसका स्पर्श उसके तन बदन को रोमांचित कर गया। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजीव बोला, अंकिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। तुम मेरे सामने कितना रोई और मैंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा कर दिया। सच कितना बुरा हूं ना मैं। अंकिता ने अपनी उंगली राजीव के मुंह पर रख दी, जैसे कह रही हो, नहीं तुम बुरे नहीं हो। राजीव ने अंकिता की उंगली अपने हाथ में ली और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अंकिता को इतना सुकून मिला जैसे बरसों बाद तपते रेगिस्तान में बारिश की बूंदें गिरी हों। अंकिता मुझे माफ कर दो, सच में तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हें दुखी करूं। तुम मेरे लिए कभी गलत नहीं थी। हाँ, थोड़ी नासमझ और थोड़ी नादान थी, पर मैंने भी तो तुम्हारी इसी नादानी से ही प्यार किया था। अंकिता का हाथ अभी भी राजीव के हाथों में ही था। उसके हाथों की गर्मी अंकिता को महसूस हो रही थी। लग रहा था राजीव उसका हाथ बस यूं ही पकड़े रहे, कभी ना छोड़े। राजीव ने अंकिता को वो बातें बताई जो उसकी माँ और उसके बीच हुई थी। अंकिता चुप थी, कुछ नहीं बोली। अब क्या खामोश रहकर मुझे और सजा दोगी? कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। अंकिता की नजरें झुकी हुई थी। तभी राजीव के हाथ पर कुछ बूंदें गिरी। अंकिता की आंखों से आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। राजीव ने उन आंसुओं को अपनी उंगली से उठाया और अंकिता से कहा,
बस अंकिता अब और नहीं, अब मुझे इन आँखों में आँसू नहीं दिखने चाहिए, जितना रोना था तुम रो ली। राजीव बड़ी मुश्किल से अंकिता बोली, उसकी आवाज़ दबदबाई हुई थी। बोलो ना अंकिता, क्या कहना चाहती हो? अंकिता से बोला नहीं गया। राजीव ने डाइनिंग टेबल पर रखे जग से पानी का एक गिलास लिया और अंकिता के पास लेकर आया। लो पहले पानी पियो और बिल्कुल चुप हो जाओ। नहीं राजीव, मुझे नहीं पीना, मैंने कहा ना, 2 घूँट पी लो। राजीव की आवाज़ में अधिकार था। अंकिता ना नहीं कह पाई। इस अधिकार को पाने को तो तरस गई थी। 2 घूँट उसने मुश्किल से गले में उतारे। राजीव ने गिलास टेबल पर रख दिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अंकिता का मुँह पोंछा। अंकिता ने राजीव का हाथ पकड़ लिया। राजीव, क्या सब कुछ भूलकर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अंकिता की नज़रें नीची थी। राजीव ने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर बोला, क्या मुझसे नज़रें नहीं मिलाओगी? एक बार मेरी तरफ देखो। अंकिता की नज़रें राजीव से टकराई, पर पता नहीं क्यों ज़्यादा देर तक राजीव से नज़रें नहीं मिला पाई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। राजीव ने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथ में लिया, फिर बोला, अंकिता मैं तो तरस गया, एक पल भी अब तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। तुमसे अलग रहकर बस ज़िंदा हूँ, बस अब जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। पता नहीं क्यों पर अंकिता राजीव से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने शर्माकर अपना मुंह राजीव के सीने में छिपा लिया। राजीव की उंगलियां अंकिता के बालों में उलझ गई। अंकिता कसकर राजीव के सीने से लग गई। सच में कितना सुरक्षित महसूस कर रही थी इस समय। अपने आंसुओं से उसने राजीव की पूरी कमीज भिगो दी। राजीव ने अंकिता को अपने सीने से हटाया। बस अंकिता, कितना रोगी, अब और नहीं। और कितनी बार मना किया, इतना मत रोया करो। लो आ गई ना फिर से हिचकी, लो पानी पी लो। उसने अपने हाथ से अंकिता के मुंह पर आए बाल पीछे किए, फिर बोला, आगे से ध्यान रखना, मुझे इसलिए तुम्हारा रोना पसंद नहीं। इतनी हिचकी बन गई। चलो अब बिल्कुल चुप। राजीव, क्या तुमने सच में माफ कर दिया? हम वापस एक हो जाएंगे। अंकिता, मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हम अलग जरूर थे पर मन से एक थे। राजीव ने प्यार से अंकिता के माथे को चूम लिया। अंकिता राजीव के सीने से लगी रही। पता नहीं कितनी देर तक दोनों खामोश से बैठे रहे। इस समय दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बहुत देर बाद अंकिता बोली, राजीव एक बात बोलूं? बोलो ना, पर वादा करो, मेरी बात माननी पड़ेगी। राजीव ने वादा तो किया पर थोड़ा घबराया हुआ था कि अब अंकिता क्या बोलेगी। राजीव की शक्ल देखकर अंकिता के चेहरे पर हंसी आ गई और बोली, अरे बुद्धू, डरो मत, अब मेरी शर्त तुम्हारा दिल दुखाने को नहीं होगी। अंकिता के चेहरे पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। थोड़ा संभलने के बाद बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि इस बार हम शादी के बाद घूमने दार्जिलिंग जाएंगे, जहाँ तुम जाना चाहते थे। और दूसरी, राजीव बोला, दूसरी ये है कि अब हम कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। बस अब मुझे हमारा बच्चा चाहिए। और अंकिता ने शर्म से नजरें झुका ली। राजीव के चेहरे पर शरारत और सुकून था। मैडम, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। मैंने अपने आप को आपके सुपुर्द किया और अंकिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। राजीव की इस अदा पर अंकिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजीव अंकिता को यूं हंसते देख बहुत खुश हुआ। कितने दिनों बाद आज उसके चेहरे पर हंसी देखी थी। पर अंकिता, पर क्या राजीव? अंकिता घबरा सी गई। अभी कम से कम हमको 1 महीने इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों राजीव? अंकिता का चेहरा घबराया हुआ था। अंकिता, हम कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन देंगे, उसमें 1 महीना लगता है। इतने दिन तुम्हारे बिना मुश्किल है, पर तुम्हारा साथ है तो ये समय भी निकल जाएगा। अंकिता इस समय राजीव के बिल्कुल पास थी। राजीव अपने होठों को अंकिता के होठों के पास लाने लगा। अंकिता ने उन दोनों के होठों के बीच में उंगली रख दी। राजीव, ये सब शादी के बाद। और अंकिता भागकर दूर चली गई। राजीव उसकी इस अदा पर पागल सा हो गया। वह अंकिता के पास आ ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मम्मी पापा मंदिर से आ गए थे। अंकिता दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। राजीव को ऐसा लग रहा था अंकिता दरवाजे की तरफ नहीं, उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। और फिर 2 महीने के बाद अंकिता और राजीव ने दोबारा से शादी की और इस बार अपने सेकंड हनीमून पर दार्जिलिंग घूमने के लिए गए और हमेशा हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए।